हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट टाइम जीएस। फ्रेंड्स, हमारा ये आज का वीडियो प्राचीन भारत का जो इतिहास हम पढ़ रहे थे उसमें दक्षिण भारत के इतिहास का ये भाग 3 है। इससे पहले मैंने आपको भाग 1 और भाग 2 के 2 वीडियोस उपलब्ध करवाए हैं जो कि प्लेलिस्ट पर मौजूद हैं। अगर वो वीडियो अब तक आपने नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आप वहाँ पे जाकर के वो वीडियोस देख लीजिए। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं क्योंकि इस वीडियो में हम राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चोल वंश पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया है, थोड़ा बहुत राष्ट्रकूट वंश के बारे में भी बताया है। तो वे दोनों ही वंशों के बारे में पिछले वीडियोस में थोड़ा बहुत है, जिसमें चोल वंश के बारे में काफ़ी कुछ है। तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ये वीडियो देखने पर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्योंकि पीछे की कहानी अगर हमें नहीं पता है और अधूरी कहानी अगर हम सुनेंगे तो हमें पूरा नॉलेज नहीं हो पाएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो दक्षिण भारत के इतिहास का भाग 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था संगम काल, चोर वंश, चेल वंश, पांड्य वंश, है ना, और पल्लव वंश, चालुक्य वंश। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो राष्ट्रकूट वंश, जो कि 735 ईस्वी से 756 ईस्वी तक था, इसके बारे में पढ़ेंगे। और चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपका 850 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले राष्ट्रकूट वंश की अगर हम बात करें तो राष्ट्रकूट का जो संस्थापक था वो दंतदुर्ग था। इसने 752 ईस्वी से 756 ईस्वी तक शासन किया था। अच्छा, पहले ये लोग जो थे कर्नाटक के जो चालुक्य थे उन राजाओं के अधीन थे, लेकिन दंतदुर्ग ने चालुक्य वंश का एक अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन द्वितीय, उसको दंतदुर्ग ने हरा दिया था। दंतदुर्ग ने चालुक्य वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को हरा दिया और हराने के बाद में राष्ट्रकूट वंश उन्होंने स्थापना की। और इनकी जो राजधानी थी उसको कहीं कहीं पर मनकिर या मान्यखेत के नाम से भी पढ़ा जाता है। और ये वर्तमान में मालखेड़ा जो शोलापुर है उसके निकट है। राष्ट्रकूट वंश के और भी संस्थापक हैं। देखिए, संस्थापक बहुत हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं जो एग्जाम की दृष्टि से, तो उनके नाम हम जान लेते हैं यहाँ पर। तो वो हैं कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्णा तृतीय, कृष्णा द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्णा तृतीय। ये प्रमुख शासक हैं जिनके बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस स्लाइड में आप इतना याद रखिएगा कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतदुर्ग थे और इन्होंने चालुक्य वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित किया था। और ये अपनी राजधानी जो इन्होंने अपनी बनाई थी वो मनकिर या मानखेत को बनाया था। दंतदुर्ग के बाद में जो अगला शासक बना था वो कृष्ण राज प्रथम था या कृष्ण प्रथम था। ये अपनी लोकप्रियता के कारण जो है 756 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था, सिंहासन पर इसने कब्जा किया था और इसने बादामी के चालुक्यों को उखाड़ फेंकने की शुरुआत की थी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बादामी के चालुक्य कौन थे। तो बादामी के चालुक्यों को इसने उखाड़ फेंकने की शुरुआत की थी। इसने एलोरा की चट्टानों को कटवाकर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस मंदिर की जो शैली है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ये जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और ये एक चट्टान थी, है ना, एक ही चट्टान को काट करके ये पूरा मंदिर बनाया गया था, जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। तो बनाया गया था और इसको विश्व विरासत यूनेस्को में शामिल किया गया है, क्योंकि अद्भुत है ना अपने आप में। तो पूरी चट्टान थी, ये चट्टान को काट काट करके मतलब जो है इसको पूरा मंदिर का आकार दिया गया। तो जो कैलाश मंदिर है, एलोरा की चट्टानों को काट करके जिस राजा ने बनवाया था उसका नाम था कृष्णा प्रथम। ठीक है, और इसमें एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं यहाँ पर। तो 34 गुफाओं में जो 1 से 12 तक की गुफाएं वो बौद्ध गुफाएं हैं और जो 13 से 29 तक की गुफाएं हैं वो आपकी हिंदुओं की गुफाएं हैं और जो 30 से 34 तक की गुफाएं हैं वो जैन धर्म की गुफाएं हैं। तो यहाँ पर 3 धर्म की गुफाएं हैं, 1 से 12 बौद्ध धर्म, 13 से 29 हिंदू धर्म और 30 से 34 जैन धर्म। ठीक है, हालांकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म वो भी हिंदू धर्म के अंतर्गत ही आता है। तो ये जो है कुल 34 गुफाओं का वर्णन है। ठीक, इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ें तो ध्रुव की बात करें तो 780 से 793 ईस्वी तक इसने राज्य संभाला था। ध्रुव अपने भाई गोविंद द्वितीय को राजगद्दी से हटाकर वहां का शासक बना था। देखिए, यहाँ पे गोविंद द्वितीय नाम आ गया तो मैं बता दूं
जो गोविंद द्वितीय था ये 774 से 780 ईस्वी तक 6 साल तक लगभग इसने शासन किया था। और ये इसको ज़्यादातर भुला दिया गया है, ऐसा कह सकते हैं। कुछ लेखों में इनका नाम है, बाकी भुला दिया गया है, ठीक है। और इनके छोटे जो भाई थे ध्रुव के बीच में नासिक और खानदेश के राज्यपाल के शासन को लेकर के इनमें गृह युद्ध हुआ। और गृह युद्ध के बाद भाइयों के बीच में ये पहला गृह युद्ध था, गोविंद द्वितीय के लिए विनाशकारी रहा। और उसके बाद में गोविंद द्वितीय का जो भाई था ध्रुव, ये राजगद्दी पर बैठ गया और इसने शासक बना। और सफल अभियानों के उपरांत ध्रुव ने गंगा यमुना का प्रतीक चिन्ह को अपना राज चिन्ह बना लिया था। यह राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करके त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, ठीक है। प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल के साथ में, ठीक है। क्योंकि उसमें 3 वंश थे, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, पाल वंश, तो तीनों को मिला करके त्रिपक्षीय बन जाता है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में इसने भाग लिया और इसने प्रतिहार नरेश वत्सराज को और पाल नरेश धर्मपाल को, इनको गंगा यमुना के क्षेत्र में हराया था। तो इसलिए इसने गंगा यमुना को अपना प्रतीक चिन्ह बनाया था। अब ध्रुव की अगर उपाधियों की बात करें तो इसकी उपाधियां थी निरुपमा, काली, वल्लभ, धारावर्ष और श्री वल्लभ। तो इसमें धारावर्ष थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। धारावर्ष जो है ये पूछी गई, तो ये चीज़ को आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं गोविंद तृतीय के बारे में। तो इसने 793 से 814 ईस्वी तक शासन किया। इसने सबसे पहले दक्षिण में अपने बड़े भाइयों को विद्रोह को कुचला था और इसने पल्लव, पांड्य, केरल, प्रतिहार और गंग शासकों को पराजित किया। इसके बाद इसका पुत्र जो अमोघवर्ष था इस वंश का अगला शासक बना और इसने उत्तर में कन्नौज के नागभट्ट के खिलाफ एक सफल अभियान भी किया था और इसे श्री वल्लभ, प्रभुतवर्ष, जनवल्लभ आदि के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो याद रखिएगा गोविंद तृतीय ने अपने भाइयों का विद्रोह कुचला था और इसने पल्लव, पांड्य, केरल और प्रतिहार गंग वंश के शासकों को पराजित किया था। और इसके बाद में इसका पुत्र जो अमोघ वर्ष था वो इस वंश का अगला शासक बना था। अब अगर हम अमोघ वर्ष की बात करें तो इसने 814 ईस्वी से 878 ईस्वी तक शासन किया था और ये गोविंद तृतीय के बाद में अगला शासक था। यूँ कहें तो गोविंद तृतीय का ये पुत्र था और ये इस वंश का महान शासक था। और जो ये अमोघ वर्ष था ये जैन धर्म का अनुयायी था और इसके जो गुरु थे, गुरु का नाम जैन आचार्य जिनसेन था। इसके गुरु का नाम जैन आचार्य जिनसेन था और ये जैन धर्म का अनुयायी था। और ये महान विद्वान के साथ एक रचनाकार भी था, है ना। इसने रचनाएं भी की हैं। इसकी एक रचना है कवि राजमार्ग, ये इसकी रचना है जो कि एक भव्य ग्रंथ है। इसने अपने जीवन का अंत तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर के किया था, ठीक है। इसने जो अपने जीवन का अंत किया था अमोघ वर्ष ने, ये तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर के किया था। आगे अगला है कृष्णा तृतीय। कृष्णा तृतीय इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की हुई थी और जब इसके हाथ में सत्ता आई तो इसने क्या किया कि इसने कांची, तंजौर पर विजय अभियान चला करके उन्हें जीत लिया था। और वेंगी और चोलों के खिलाफ किए गए युद्ध में इसको जो है कुछ नहीं मिल पाया था। इसको वहाँ से मिला तो आपदा, अपमान, निर्वासन, ठीक है। इसके अलावा इसको कुछ नहीं मिला था। वेंगी और चोलों के खिलाफ इसने जो युद्ध किया था, इसने तकोल्लम के युद्ध में चोल शासक प्रांतक प्रथम को हराया था, ठीक है। जो चोल शासक थे उनके जो एक शासक थे प्रांतक प्रथम, उसको इन्होंने तकोल्लम के युद्ध में हराया था। तो मेनली यही पूछा जाता है कि तकोल्लम के युद्ध में, तकोल्लम का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो वो हुआ था राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश के बीच में। अगर पूछा जाए शासक तो कृष्णा तृतीय और प्रांतक प्रथम के बीच में हुआ था। और इसी के दरबार में कवि थे, कवि पोन्ना, ठीक है। कवि जो पोन्नर थे ये कन्नड़ भाषाई थे, इनकी भाषा कन्नड़ थी और इन्होंने जो रचना की थी वो थी शांति पुराण। जो कृष्णा तृतीय थे इनके एक दरबार में कवि थे कवि पोन्नर, तो उन्होंने एक रचना की थी शांति पुराण। इस वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय था जो कि अयोग्य शासक था और इसकी हत्या तैलप द्वितीय ने कर दी थी और कल्याणी चालुक्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। यहाँ पर
आपका जो राष्ट्रकूट वंश था वो खत्म हो गया था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं चोल वंश की। तो चोल वंश 850 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक चला था। और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि तीसरी शताब्दी में चोल वंश आया था। तो तीसरी शताब्दी में पतन के बाद में पहले आया था, लेकिन तीसरी शताब्दी में पतन हो गया था। उसके बाद में 9वीं शताब्दी में इसका फिर से उदय हुआ था। और उस समय जब 9वीं शताब्दी में उदय हुआ तो ये दक्षिण भारत में और पास के अन्य देशों में तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया था। जो 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी थी वो इनके लिए गोल्डन चांस था, है ना, गोल्डन पीरियड था इनके लिए। तो इन्होंने क्या किया, भारत, दक्षिण भारत पर और आसपास के जो अन्य देश थे उन पर तमिल चोल शासकों ने शासन किया था और शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया था। और 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो विजयालय ने की थी और इसे चोल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, इसे चोल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी हैं तो आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि चोल वंश का प्रथम संस्थापक कौन था। जब चोल वंश हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था तो वहां पर उसका संस्थापक कौन था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो चोल वंश का संस्थापक है वो विजयालय है और उसकी राजधानी तंजौर थी। इस वंश के भी कुछ प्रमुख शासक हैं, उनके बारे में हम आगे यहाँ भी पढ़ेंगे। तो प्रांतक प्रथम के बारे में पढ़ेंगे, राजराज प्रथम के बारे में पढ़ेंगे और राजेंद्र प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। विजयालय यह 9वीं शताब्दी में चोल वंश का संस्थापक था। इसने तंजौर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और पल्लवों को हराकर शक्तिशाली चोलों के उदय का नेतृत्व किया था। इसके बाद में जो विजय थे, इसके बाद में अगला शासक प्रांतक प्रथम बना जो आदित्य प्रथम का पुत्र था। आदित्य प्रथम के बारे में कुछ पूछा नहीं जाता तो मैंने इसलिए उसको नहीं ज्यादा पढ़ाया है। इसके शासनकाल में कृष्णा तृतीय ने आक्रमण किया था। अभी हमने पीछे पढ़ा था राष्ट्रकूट वंश में, है ना, कि कृष्णा तृतीय ने आक्रमण किया था और प्रांतक प्रथम को हराया था। तो वो वाला वीडियो मैंने अभी आपको पीछे बताया था। इतिहास में इस युद्ध को तकोल्लम का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में चोल बुरी तरह हार गए थे, लेकिन इस युद्ध में प्रांतक का जो बड़ा लड़का था राजदित्य वो मारा गया था। जो तकोल्लम का युद्ध हुआ था इसमें चोल बुरी तरह हार गए थे और प्रांतक का जो बड़ा पुत्र था वो राजदित्य मारा गया था। प्रांतक प्रथम ने पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय को पराजित किया और पराजित करके जो है मदुरै कोंडा की उपाधि धारण की थी। जो विजय ये जो शासक थे इन्होंने क्या किया था कि राज सिंह द्वितीय जो पराजित कर दिया तो उसके बाद में इन्होंने मदुरै कोंडा की उपाधि धारण की थी। फिर है राज प्रथम। तो राज प्रथम चोल वंश का सबसे महान शासक और शक्तिशाली राजा था और ये शैव धर्म का अनुयायी था। इसने लंका पर आक्रमण करके उत्तरी हिस्सा जीता था और इसने तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद अगला शासक राजेंद्र प्रथम बना। तो याद रखिएगा जो राज प्रथम था ये शैव धर्म का अनुयायी था और इसने लंका पर आक्रमण करके उसके उत्तरी हिस्से को जीता था और इसने तंजौर में प्रसिद्ध जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण राज प्रथम ने किया था। और इसके बाद में जो अगला शासक बना था वो बना था राजेंद्र प्रथम। तो चोल धर्म का जो सर्वाधिक विस्तार है वो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था और इस राजा ने पूरी लंका पर विजय प्राप्त किया था। जैसा कि राज थे तो उन्होंने श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा जीता था और इसने क्या किया कि पूरी लंका को ही जीत लिया। इसने गंगे कोंडा चोलपुरम को राजधानी बनाया था। नाम याद रखिएगा, गंगे कोंडा चोलपुरम, गंगे कोंडा चोलपुरम, काफी लंबा नाम है, याद रखिएगा। राजधानी बनाया था और राजेंद्र प्रथम सुमात्रा, जिसको कि इंडोनेशिया कहा जाता है, पर आक्रमण करके वहां के शासक शैलेंद्र को पराजित किया था। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था राजेंद्र तृतीय। जो चोल वंश का अंतिम शासक था वो राजेंद्र तृतीय था और इसके बाद में कोई भी योग्य शासक नहीं हुआ और इसके बाद यह वंश स्वयं ही धीरे धीरे समाप्त हो गया। क्योंकि बहुत अच्छे शासक जब नहीं होंगे तो वंश अपने आप खत्म होता होता खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ तक हमारा ये हो गया, लेकिन कुछ मैं आपको वर्ड बता देता हूँ थोड़े से।
उस समय के एक अलवार वर्ड यूज होता था, अलवार शब्द, ठीक है। तो जो भगवान विष्णु के उपासक जो होते थे उनको अलवार कहा जाता था, ठीक है। जो भगवान विष्णु के उपासक होते थे उनको अलवार कहा जाता था, और जो भगवान शिव के उपासक थे उनको नैनार कहा जाता था। जो नैनार था वो भगवान शिव के उपासक को कहा जाता था। अगला है कांशु। तो चोल काल में सोने के जो सिक्के थे उनको कांशु कहा जाता था, और चोल वंश के अधिकतम शासक जो थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। ये भी याद रखिएगा, शब्द नहीं है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि चोल वंश के जो अधिकतम शासक थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। तो यहाँ तक हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम MCQ क्वेश्चन करेंगे। कुल 8 MCQ क्वेश्चंस हैं। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके बाद ऑप्शन बोलूंगा, तो आपको मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश करनी है कमेंट बॉक्स में कि इसका क्या सही आंसर होगा। तो चलिए MCQ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए दंतदुर्ग, ऑप्शन बी अमोघवर्ष, ऑप्शन सी गोविंद तृतीय, ऑप्शन डी इंद्र तृतीय। तो आपका राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो संस्थापक था वो दंतदुर्ग था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? जिसने श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा जीता था, अभी मैंने आपको बताया ना पीछे। तो आदित्य प्रथम ने, राजराज प्रथम ने, राजराजा भी बोला जाता है, राजराज भी बोला जाता है, ठीक, राजेंद्र प्रथम ने, कार्यकल प्रथम ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजराजा प्रथम ने। एलोर गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने, पालों ने। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रकूटों ने। क्वेश्चन नंबर 4, संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला राजा निम्नलिखित में से कौन था? राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, विक्रम चोल। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 5, चोल राजाओं की राजधानी। ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी तंजौर, ऑप्शन सी मदुरै, ऑप्शन डी तिरुचिरापल्ली। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, तंजौर। क्वेश्चन नंबर 6, शक्तिशाली नौसेना रखने वाला शासक। ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी पांड्य, ऑप्शन सी चेर, ऑप्शन डी पल्लव। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए चोल। चोल जो थे ये शक्तिशाली नौसेना रखते थे। क्वेश्चन नंबर 7, पुनः 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव डालने वाला शासक कौन था? ऑप्शन ए विजयपाल, ऑप्शन बी आदित्य प्रथम, ऑप्शन सी राजराजा, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रथम। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी इंद्र। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए शिव। जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है वो शिव को समर्पित है। फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं हम